Very good evening, students. This one is our third lecture in business statistics. ये जो हमारा लेक्चर है ये निश्चित तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लाभकारी है जिनको कि आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत ना हो या किसी कारणवश वो किसी कोचिंग पर जाकर अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी, जो फिजिकल बेसिस पे है वो भी और जो ऑनलाइन बेसिस पर ले रहे हैं वो भी, वो वीडियो को देखकर अगर उन्हें लगता है कि दिस वन इज़ मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर देयर कैरियर, फॉर देयर स्टडी, फॉर देयर नॉलेज, तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वन इज क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये हमारा एक टॉपिक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा थर्ड लेक्चर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, तो इसमें हमारा एक टॉपिक कहीं ना कहीं एक डाटा प्रोसेसिंग रह गया है। और क्यों रह गया है? क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है और मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज निश्चित तौर पर अगर हमारी स्टडी स्टैटिस्टिक्स के लिए है तो क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन पर आने से पहले हमें उस डाटा प्रोसेसिंग को भी जानना था, उसके बाद ही हम इस पे आते तो ज़्यादा लाभकारी होता। मगर आपके सिलेबस में वो पोर्शन नहीं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब देखिए, आपके इस क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन को समझाने से पहले अ लिटिल बिट एग्जांपल आई वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट यू ऑल। देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, ना मैं उस पर्टिकुलर जगह का नाम ले रहा हूँ। मैं सिर्फ एज ए एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रेजेंट द फैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। सपोज करो मैं कहता हूँ कोई एक कॉलेज है किसी सिटी में, किसी पर्टिकुलर सिटी में कोई एक कॉलेज है। अब उस कॉलेज के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उस कॉलेज के अंदर आपके 4000 स्टूडेंट्स की स्टडी हो रही है। अब इन 4000 स्टूडेंट्स में से कौन सा बच्चा कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, इस चीज के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर पता है कि एक पर्टिकुलर शहर में आपके उस कॉलेज के बच्चों की संख्या 4000 है। मगर अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 4000 बिलोंग्स टू द कॉमर्स, बिलोंग्स टू बीए और द आर्ट्स, बिलोंग्स टू साइंस और द बीएससी और द एमएससी, देन अ कंफ्यूजन विल स्टार्ट टू क्रिएट इन आवर माइंड। तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको देख के बताना। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन है उसका बेसिक आधार बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, तो ये देखिएगा। मैं कहता हूं वो कॉलेज ए था और इस ए कॉलेज ने अपने 3 सेक्शन बना लिए। जनरली 3 होते हैं। कोई आजकल आप देखेंगे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, फार्मेडिकल कोर्सेज हैं, आईबीपीआर कोर्सेज हैं, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। मगर मैं जनरली मैं 3 लेके चल रहा हूँ एज एकेडमिक कोर्सेज। कि कोई ए सिटी थी, उसके अंदर कोई एक कॉलेज था किसी पर्टिकुलर शहर में जिसके अंदर 4000 बच्चे हैं। अब उन 4000 स्टूडेंट्स में से मुझे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा कौन सा बच्चा किस स्पेसिफिक स्ट्रीम से बिलोंग करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए उस शहर के कॉलेज के 3 पर्टिकुलर सेक्शन बना दिए। मैं कहता हूं एक कॉलेज के 3 सेक्शन किए और 3 पार्ट्स क्या बनाए हैं। मैं कहता हूं ये वाला पार्ट आपका आर्ट्स का है, ये वाला पार्ट आपका साइंस का है, ये वाला पार्ट आपका कॉमर्स का है। मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। या मैं कहूं एक कॉलेज है ए, उसको मैंने कहा आर्ट्स बिल्डिंग, साइंस बिल्डिंग, कॉमर्स बिल्डिंग। क्लियर है? अब जो ये मैंने 4000 स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करने का, अलग अलग तरीके से उनको समानता के आधार पर विभाजित करने का जो तरीका निकाला है, वो शायद मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये कहता हूँ कि आपके इस आर्ट्स में बहुत सारी कोर्सेस,
बीए है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से कर रहा है, ठीक है ना। कोई सोशोलॉजी से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, कोई संस्कृत से, उर्दू है। अभी हम इतने लंबे पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम पूरे एक सब वो नहीं, सिर्फ एक हिंट अभी बेसिक है, उसके बाद हम डीपली आएंगे इस पर। तो मैंने कहा ये आर्ट्स था, और इस आर्ट्स के अंदर बैचलर डिग्री करने वाले, बैचलर आर्ट्स करने वाले बच्चों की संख्या या आर्ट्स बिल्डिंग से अटैच होने वाले बच्चों की संख्या मैं कहता हूँ आपसे कि नियर अबाउट आपकी 500 है। मैं कहता हूँ साइंस से अटैच होने वाले बच्चों की संख्या जो कि पार्टिकुलर कॉलेज ए से बिलोंग करते हैं वो आपके 600 हैं। अब यहाँ पर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनकी संख्या 3000 है। अब इतनी बड़ी संख्या कॉमर्स की 3000, बाकी सभी की 600 है, किसी की 500 है। ऐसा करते हैं, मैं इसको भी 500 लें क्योंकि 4000 लिया हुआ है हमने, ठीक है ना। ये भी 500 है, ये भी 500 है, ये 3000 है। अब जनरली सभी के माइंड में क्या होगा, वो कॉमर्स कॉलेज है। किसी बच्चे, किसी कैंडिडेट से कोई मान के चलिए कोई गैस गुजर के जा रहा था, या कोई ऐसे एनुमरेटर केम ओवर देयर टू कलेक्ट द डाटा, उन्होंने आके इनसे पूछ लिया, हाँ आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, यहाँ से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। अब इनसे जो कंसर्न किया तो वो कहते हैं नहीं हम तो साइंस के हैं, नहीं हम तो आर्ट्स के हैं। क्यों? इतने बड़े डेटा को देखकर लगता है दिस कॉलेज बिलोंग्स टू द कॉमर्स। तो जो बच्चों के अंदर एक हीटोजिनिटी से होमोजिनिटी के बेसिस पर डिवाइड करने का जो तरीका है, जिससे कि उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शुड रिमेन सेम, व्हाट दे बिकम इट टोटली डिफरेंटेड, व्हाट दे बिकम इट रिलेटेड, वो समानता के आधार पर विभाजित भी हो जाए, सेम गुणों के आधार पर जुड़े भी रहें और एक दूसरे से संबंधित भी हों। तो ये सभी बच्चे एक कॉलेज से रिलेटेड हैं, मगर इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटीज में, या मैं कहूँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, या उनको क्लासेस में अलग अलग कर दिया गया है कि साइंस बिल्डिंग में साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स बिल्डिंग में कॉमर्स वाले बच्चे, साइंस वाले में साइंस वाले बच्चे, और आर्ट्स वाले में आर्ट्स वाले बच्चे। इस तरीके से जो एक डेटा को क्लासिफाई करने का या वर्गीकृत करने का या सेपरेट करने का जो तरीका होता है, वही आपके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। और दूसरा अगर मैं कहूँ इसमें जो टैबुलेशन है, अब ये 500 स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ भी होंगे, तो मैंने फिर से इन बॉयज़ को क्लासिफाई किया। तो मैं कहता हूँ ये आपके मैं वॉइस में लेता हूँ और ये मैं आपके गर्ल्स में लेता हूँ, इनको भी मैंने क्लासिफाई कर लिया। अब इसके अंदर बीए करने वाले आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से हिंदी से कितने हैं, आपके मिलिट्री साइंस, आपकी हॉस्पिटेबिलिटी आपके संस्कृत से कितने हैं। अब होगा क्या कि मैं इनके अंदर भी आपका क्लासिफिकेशन करता हुआ ले जाऊंगा कि बॉयज़ की संख्या बीए बाय डूइंग दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स, बीए बाय डूइंग दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट, बीए बाय डूइंग दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन मोस्टली आपके 3 सब्जेक्ट्स है, एक आपका फाउंडेशन कोर्स। तो इतने बच्चों की संख्या इन पार्टिकुलर 3 सब्जेक्ट को लेने के बाद कितनी है। ऐसे ही आपकी गर्ल्स हैं, आपकी बीए करने वाली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या क्या है, जो अलग अलग 3 सब्जेक्ट पर कर रहे हैं। द सेम थिंग इज देयर विद द साइंस ऑल्सो, द सेम थिंग इज देयर विद द कॉमर्स ऑल्सो। सो वट एवर द इंफॉर्मेशन कम्स आउट, the boys with different 3 subject at the graduation level, those who are doing study in arts, they will come in the information will come it out in the form of rows and column। तो ये रोज एंड कॉलम में क्लासिफाइड डाटा की जो इन्फॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती हैं, वही आपका टेबुलेशन कहलाता है, या मैं कहूँ क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का एक आधार है। If we say that classification is what, that one is only a base ऑफ टेबुलेशन, और टेबुलेशन के बेस होने का मतलब है कि इसके बाद ही आप स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। इससे पहले आप इस अनऑर्गेनाइज्ड डाटा पर कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज द इंफॉर्मेशन, यू कांट यूज द स्टैटिस्टिकल टूल्स ओवर द 400 स्टूडेंट्स,
you have to classify the data, then you will find it out what the specific action, what the specific suggestion should be used for the arts students as a subject, what will be the specialty or the specific factor you have to add for the science students, and what will be for the commerce students. जैसे PDP क्लासेस हैं, कम्युनिकेशन की क्लासेस हैं, इन सबको तो आप 400 स्टूडेंट्स हैं, सभी का बेस मान के कि कॉमन सब्जेक्ट है, सभी के लिए चाहिए, आपने ऐड कर दिया। मगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट हुआ जो कि आर्ट्स से रिलेटेड है, यू कांट रन इन साइंस। कोई सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है, यू कांट डू इन आर्ट्स। तो है क्या, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको डाटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा, और क्लासीफाइड डाटा को रोस एंड कॉलम में देखकर ही स्टैटिस्टिकल डाटा का आप स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस का उस पर यूज करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक थीम रखने की मैंने कोशिश की है, सिर्फ इसको बताने की एक कोशिश की है, जिससे कि थोड़ा बहुत माइंड में आ जाए। अभी मैं थोड़ा एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा और डीपली समझ में आएगा। देखिएगा, लेट मी रब दिस ऑल डस्टर। देखिए, लेट मी रब। अब इसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट बात होने वाली है वो है थोड़ी इसकी कहानी को और समझने की डीपली। देखिए, मैं कहता हूं कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पर मान के चलिए एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में 1000 वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है जी, और वन इंडस्ट्री इज देयर एंड दैट यू विल फाइंड इट आउट 100 वर्कर्स आर वर्किंग। एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक कॉमन मीटिंग हुई और उन लोगों से कुछ सजेशंस मांगे गए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ऑल वर्कर्स। तो वर्कर्स एक सजेशंस रखते हैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने कि सर वी वांट अ फ्री एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की आवश्यकता है। अब ये चीज आपके, ये इंफॉर्मेशन आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एक सजेशन है, एक उपाय है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपके वर्कर्स से आपके एग्जीक्यूटिव की तरफ आई। और यहाँ पे देखिए कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने इन सभी वर्कर्स से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश की है। दैट मीन्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, दैट मीन्स दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर बेनिफिशियंटी कमाने का, ये एक अच्छी गुडविल अर्न करने का, या स्मूथफुली एक मार्केट में ऑपरेट होने का, या अपने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक गुड फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने का एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण है, जहां पर वो अपने वर्कर्स को पार्टिसिपेशन के थ्रू उनसे सजेशंस लेता है। अब बच्चों, जब उनसे वर्कर्स से उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की तो एक फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उनका निकल के आ गया। अब यहां पर जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि फ्री एजुकेशन चाहिए, तो उनसे कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं कि पहले ये देखो, जितने भी इस कॉम्पिटिटिव एरा में और इंडस्ट्रीज ऑपरेट हो रही हैं, क्या वो भी उनके वर्कर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हैं? तो ये अपने एन्यूमरेटर्स की सहायता से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि भाई, सर्वे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके सर्वे करा रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है मार्केट में। तो हमें मालूम पड़ता है कि दोज हू आर गुड ऑर्गेनाइजेशंस, यस, दे आर प्रोवाइडिंग द मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो, they are providing the insurance facility also, they are providing the transportation facility also, they are providing the home facility also, and even they are providing the free education facility also, but on the basis of few factors, but on the basis of few factors, कुछ ना कुछ बेस ले रखा है, उसके आधार पे प्रोसेस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा टॉप ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। अगर हम अपने वर्कर्स जो कि हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बुलंदियों पे ले जा रहे हैं, अगर हम उनकी बात को सजेस्ट नहीं करें, उनकी बात को नहीं माने,
उनकी बात का आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं लें, तो निश्चित तौर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है। ये एम्प्लॉयज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, हमारी गुडविल को थोड़ी, हमारी गुडविल की जो वैल्यू है डाउन हो सकती है। तो उन्होंने कि ठीक है हम भी देखते हैं, मगर इसका एक बेस बनाते हैं। तो वो ये बेस कहते हैं कि वास्तविकता में अगर हमें बच्चों को एजुकेशन ही देनी है तो निश्चित तौर पे ये आवश्यक है कुछ ना कुछ फैक्टर्स हों। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो कहते हैं एक फैक्टर बनाते हैं, क्या एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देने का आधार जेंडर होगा। उन्होंने एक फैक्टर लिया है सिर्फ, जैसे और ऑर्गेनाइजेशन का जब उन्होंने पता किया बाय द सर्वे कि हाँ ये फैसिलिटी है मगर कुछ पॉइंट्स के तहत दी जा रही है, तो उन्हें भी लगा कि शायद हमें भी तो पता करना चाहिए। दीज वर्कर्स आर देयर, 100 वर्कर्स आर देयर, बट दे वांट टू नो दैट वी हैव टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। वो कहते हैं कि या फिर ऐसा करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखें कि हमारा आधार एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। मैं थोड़ा रब करूंगा क्योंकि थोड़ा आ नहीं रहा है ना। देखिए मैं कहता हूं हम 1000 वर्कर्स की तो बात कर रहे हैं जो कि फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य है, उन्होंने अपनी बात रखी है फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये थी उनकी डिमांड। मैंने कहा इसके लिए हमने बहुत सारे फैक्टर्स बनाए। जब उन्होंने मार्केट से सर्वे करवाया तो वो कहते हैं हम भी देंगे मगर कुछ अपने फैक्टर्स के थ्रू। तो एक फैक्टर वो लेते हैं, क्या इसे हम जेंडर के बेसिस पे दें, क्या इसे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बेस लें, क्या इसे हम रिलीजन का बेस लें, क्या इसे हम उसकी परफॉर्मेंस का बेस लें। अब देखिए एजुकेशन का और फ्री एजुकेशन की सोच रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को सिर्फ सोचा कि अगर हम डायरेक्ट ही सभी को 1000 को देते हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन का लॉस भी हो सकता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि हम जब भी अपनी चॉइस रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशन नो दैट दिस वर्कर्स आर डूइंग अ वेल वर्क फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गिविंग 100% एफर्ट्स, दैट इज वेयर द गुडविल एंड द soundness of this organization is there in this competitive era, and some good organizations are also providing the free education and other facilities to their employees, so they are thinking they will also give, but on the basis of few factors, but on the basis of some categorization, on the basis of कुछ खंडों के आधार पर, कुछ समानताओं के आधार पर या कुछ विभक्तियों के आधार पर हम भी देंगे। अब उन्होंने 4 पैरामीटर लिए, क्या हो सकता है। तो जब वो मार्केट में पता करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि अगर फ्री एजुकेशन दी जाए तो क्या उसका आधार जेंडर होगा, मेल या फीमेल के आधार पर देंगे, कि अगर बच्चा मेल हुआ तो उसे एजुकेशन ही देंगे, अगर बच्चा फीमेल हुआ तो हम एजुकेशन देंगे। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डाटा आ गया, वाई चांस उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि नो ये कोई बेस नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं। क्या क्वालिफिकेशन जितने भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि कोई आपका 10+2 भी हो और कोई आपका M.Tech भी हो। तो कैसे, दैट मीन्स जो M.Tech होगा उसी के बच्चे को फैसिलिटी मिलेगी, या 10+2 होगा उसी के बच्चे को फैसिलिटी मिलेगी। ये भी कुछ नहीं सही लगा उन्हें। उन्होंने कहा रिलीजन रखें। उन्होंने कहा रिलीजन तो निश्चित तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने का तरीका होगा। जहां पर हम एक फैमिली के तौर पे काम करेंगे वहां रिलीजन का क्या, that they are taking this information, they are getting this all information from the market, लोगों से पता कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से पता कर रहे हैं, जनता से पता कर रहे हैं। वो क्या ऐसा अगर फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो तो हम अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को अगर एजुकेशन दें तो क्या उसका बेस जेंडर होगा, मेल फीमेल में उन्होंने डिवाइड किया, क्या उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, क्या आपकी 10+2 आपके BSc B.Tech M.Tech ये बेस बनाए जाएंगे, क्या उसका आधार रिलीजन होगा,
क्या उसका आधार परफॉर्मेंस होगा। तो ये देखिए आपके उस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्री एजुकेशन देने के लिए, तो ये फ्री एजुकेशन जो आपके एम्प्लॉयज की तरफ से एक डिमांड आई थी, ये क्या था, दिस वन इज अ प्रॉब्लम, दिस वन इज अ प्रॉब्लम, एंड फॉर दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम द रिसर्चर, द इंडस्ट्रियलिस्ट or the manufacturers or the businessmen start to make a data collection, and for this data collection they will start to develop a list of questions, and these all questions are to be designed by the experts because they want to know the actuality, to know that definitely they have to give this free education or not. We want to remove this problem with the best solution, so they have to make some factors. अब ये इसके लिए जो मार्केट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, क्या वास्तविकता में देंगे तो उसका आधार क्या रहेगा। तो ये देखिए उसने अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग आपके करेक्टरिस्टिक्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स में मार्केट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो उसने क्वेश्चनर के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जो डाटा कलेक्शन के जो फैक्टर्स बनाए हैं, जो ग्रुपिंग कराई है, जो क्लास बनाई है, इसी को कहीं ना कहीं इनको ही स्पेसिफिक टाइटल देकर एक अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाना, एक अलग अलग खंड बनाना, एक अलग अलग क्लास बनाना, ये कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। यही आपका द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली डिवाइड and design the data so you can understand, so you can make a decision, you can evaluate and others can also use for their future reference। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी क्लासिफिकेशन। अब यही डेटा जो आपका लिया जा रहा है, तो लोगों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जैसे मेल फीमेल का जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो रोस एंड कॉलम में जाएगी, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी वो रोस एंड कॉलम में जाएगी, वो आपका टेबुलेशन कहलाएगा। तो कहने का पर्पस ये है, if we are talking about the classification and tabulation, then definitely we will find it out a lot of informations, a lot of unorganized informations comes out on a particular problem। यहाँ से देखिए मैंने कहा जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो बहुत सारी अनऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाएगी तो बहुत सारे लोग अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार, अपने बिहेवियर के आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही हैं, अ ह्यूज बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन विल कम इन योर हैंड। तो ये वास्तविकता में है क्या, दिस वन इज ओनली अ मैस ऑफ डाटा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बंच ऑफ डाटा है, एक अनऑर्गेनाइज्ड अनलॉजिकल डाटा है जिसका कोई सेंस नहीं है। मगर इस अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड बनाना, उसको लॉजिकली डिवाइड करना, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, जिससे कि आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकें, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को और एफर्ट्स के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलेशंस बना सके। उसके लिए आवश्यक होगा कि आप इसे सिस्टमैटिक वे से लॉजिकली डिजाइन कर लें। सो द प्रोसेस ऑफ लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली डिजाइंड और अरेंज द डेटा इनटू द डिफरेंट टाइटल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रोस एंड कॉलम्स, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, वो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन से पर्पस है इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, कौन सा, जो एक समस्या के लिए डाटा आपने कलेक्ट किया था, इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द कलेक्टेड डाटा। क्यों, ये कैसा डाटा आया है, अनऑर्गेनाइज्ड। कैसा डाटा है ये, अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा आया है। तो इस डाटा को आपके ऑर्गेनाइज तरीके से, लॉजिकली तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, दैट मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द कलेक्टेड डाटा इनटू क्लास, इनटू ग्रुप्स, इनटू सब ग्रुप्स। और किसके आधार पर, कि जेंडर वाली बात जो भी पूछी जाएगी वो जेंडर वाले के नीचे आए, एजुकेशन वाली बात जो भी पूछी जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो क्वालिफिकेशन वाले के नीचे, जो रिलीजन वाली बात जो भी आएगी वो रिलीजन के नीचे, परफॉर्मेंस वाली जो बात आएगी वो परफॉर्मेंस के नीचे। आ डिफरेंट पैरामीटर्स, आ डिफरेंट स्किल्स विद डिफरेंट टाइटल्स हैज बीन गिवन। तो ये क्या है कि जो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है उसी के अंतर्गत आप राइट कर रहे हो। परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, 4 लोग कहते हैं यस परफॉर्मेंस प्ले अ 90% रोल, someone say performance play 80% role, someone say religion is 1% factor,
कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको इन्हीं में मजा आता है, वो कहेंगे नहीं दिस वन इज 50%, रिलीजन का बेस होना चाहिए। कोई कहेगा एजुकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो है क्या, जो भी जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन में जो डिवाइड कर रहे हैं, वही पूरी चीज़ क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द कलेक्टेड डाटा इनटू क्लास, सब क्लास और द क्लास और द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर डाटा टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर्स बट रिलेटेड टू, जो अलग अलग भी हो जाए, अलग अलग हो गए मगर एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहे, क्योंकि किसके लिए डाटा कलेक्ट किया गया है, फ्री एजुकेशन के लिए। ये था आपका एक बेसिक डेफिनेशन और उसकी बेसिक थीम। ये आप ये मान के चलिए, अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ एक और, जिससे अब क्लियर हो जाएगा। अगर किसी पोस्ट ऑफिस की बात करता हूँ मैं, तो आपने देखा होगा उस पोस्ट ऑफिस में आप आजकल तो क्योंकि आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से और आपके मेल्स की वजह से, व्हाट्सएप की वजह, ट्विटर्स की वजह से, अलॉट ऑफ सोशल मीडियाज़ की वजह से आजकल आपके पत्रचार, ये लेटरबाजी जो होती थी इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए, ये मार्केट से ख़त्म सी होती जा रही है, मगर आजकल लुप्त नहीं हुई है, गायब नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि दैट हैज़ बीन टोटली रिमूव फ्रॉम द मार्केट, ऐसा नहीं है, आज भी है। तो जब हम कोई भी लेटर अपना पोस्ट करके आते हैं, लेटर बॉक्स में डाल के आते हैं, तो मान के चलिए आई बिलोंग्स टू आगरा और मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली के ही पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में अपना लेटर डालूंगा। वहाँ दिल्ली के अंदर बिहार के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, गोवा के भी हैं, तमिलनाडु के हैं, सब जगह के हैं, सब लोगों ने अपना लेटर पोस्ट किया हुआ है। वो क्या हुआ, वो पूरा लेटर बॉक्स जो भर के तैयार हो जाता है, जैसे इसको देखिए, और एक थोड़ा सा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक ये तैयार किया हमने, ये आपका एक लेटर बॉक्स है, ठीक है ना, और ये आपका वो दिया हुआ है, मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सभी आपकी लेटर्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, ये सभी लेटर्स पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। कोई यहाँ पर यूपी से है, कोई यहाँ पर आपके एमपी से है, कोई गोवा से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आपके मिजोरम से है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अभी तो मैंने स्टेट का नाम लिखे हैं। अब इनके अंदर भी कोई पार्टिकुलर सिटी से है, कोई कहता है मैं आगरा से हूँ, कोई कहता है मैं ग्वालियर से हूँ, कोई कहता है मैं पणजी से हूँ, कोई कहता है सेंट्रल से है, और कोई कहता है लुजारी से है। अभी देखिए डिफरेंट डिफरेंट शहर, अब इनके अंदर भी कोई पार्टिकुलर प्लेस होगी। अब ये पूरा डाटा इस बंच के अंदर इकट्ठा हो गया। अब ये सभी चिट्ठियाँ लेके जब आएगा, जब आपकी वैन आती है पोस्ट ऑफिस, आपकी पोस्ट ऑफिस वाली, तो क्या इन सभी लेटर्स को लेके एक साथ चली जाएगी? तो वो सभी जो चिट्ठियाँ हैं, जो लेटर्स हैं, जो पोस्ट कार्ड्स हैं, सब एक दूसरे के साथ में क्लब्ड है, मिक्सड अप है। क्या इन सभी लेटर्स को देख के आप समझ सकते हैं कि नहीं आपने लिया किसी एक बॉक्स में, किसी एक ट्रक में या किसी ट्रेन में रख दिया, यहाँ सब पोस्ट कर दो, पहुँच गई, यहाँ पहुँच नहीं होंगी? क्या ये संभव है? इसके बाद एक पोस्ट ऑफिस इसलिए जा रही है कि यहाँ से वो खाली करके एक साथ ले जाता है, और ले जाने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड होंगी। ये तो मैं इंडिया का लिया है, कुछ ऐसी जो बाहर भी पोस्ट आती हैं वो उसमें इंटरनेशनल बेसिस पे डिवाइड हो जाती हैं। यूपी वाली, एमपी वाली, गोवा वाली, तमिलनाडु, अलग अलग सेक्शन बना लिए। तो ये क्या है, उनको अपने on the basis of their destination of similarity, on the basis of homogeneity, they are going to divide the information, they are going to divide this all letters। तो ये जो डिवाइड करने का तरीका है, एक मिक्स डाटा को ऑर्गेनाइज डाटा बनाने का, एक अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज बनाने का, एक लॉजिकली सिक्वेंसली अरेंज करने का जो तरीका होता है, वो कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर कमिंग ओवर द ऑब्जेक्टिव्स। लेट मी रब दिस ऑल। ऑब्जेक्टिव्स में हम इसमें पहले मैं लिख दूं, जरा एक हेडिंग से देख लूं। सिंप्लीफाई द मैस डाटा, सिंप्लीफाई द मास डाटा। एक मिनट, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। सिंप्लीफाई द मैस ऑफ डाटा है क्या चीज़?
देखिए बड़ा इजीली क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है या क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसका बेसिक आधार होता है कि कलेक्ट किए गए अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को आप सिस्टमेटिक तरीके से समझने लायक, दूसरों को उपयोग लायक, भविष्य में काम आने लायक अरेंज कर सकूं। जैसे भाई उस डाटा का सेंस ही नहीं है, जिसका कोई पर्पस ही निकलता हो सूचना का, उसका कोई सेंस नहीं होता। तो जब आप मार्केट से इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसके अंदर कुछ अनऑर्गेनाइज या कहूँ अ लॉट ऑफ ओमिशंस, अ लॉट ऑफ रिलेशन बेस्ड इंफॉर्मेशंस बाय द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स, बाय द हेल्प ऑफ देयर कलीग्स, कुछ गलत इंफॉर्मेशंस भी आ जाती हैं। जैसे मैं फॉर्म भराने जाऊँ, कुछ पूछने हूँ, 4 लोग कहते हैं हमारी तरफ से भी ऐसा ही है। तो है क्या, सिंप्लीफाई द मास बंच ऑफ डाटा मीन्स जो भी अनऑर्गेनाइज तरीके से मिक्सअप डाटा आता है, तो जो डाटा सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी पर गलत तरीके से दे दिया जाता है, उसको अलग हटाना और सिर्फ लॉजिकली बेस्ड डाटा को बचा के रखना ही आपका इसका काम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं 1000 लोग हैं किसी वर्कर में, किसी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं इन 1000 वर्कर्स में से अपने ऊपर फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर द सेल्फ हेल्दीनेस एंड हाइजेनिकनेस, हाउ मच दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन अवर सेल्फ, ये अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं। अब देखिए मैं इसको डाटा के थ्रू पेश करूंगा थोड़ा। मैंने क्या किया, हाउ दे आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द मास बंच ऑफ डाटा। मुझे नहीं पता वो कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे, कितना अपने ऊपर यूज करते थे, कैसे करते थे। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा डिवाइड कर लिया कि जो बंदे 20 से 30 साल के अंतर्गत हैं वो अपने ऊपर कितना स्पेंड करते हैं, जो 30 से 40 हैं वो कितना अपने ऊपर यूज करते हैं, जो 40 से 50 हैं वो कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और जो 50 से 60 हैं वो कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार जो लोग जॉब के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू पैसा अर्न करते हैं, वो उनमें से एंजॉयमेंट वाली लाइफ कौन जीता है, ये पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि 100 वर्कर्स आर देयर, दे आर गेटिंग देयर सैलरीज एंड दे आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स, दे आर मेकिंग देयर परचेसिंग सेलिंग फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मगर पता नहीं चल रहा कौन कितना करता है। जब मार्केट में सर्वे किया गया, देखिए क्या चीज़ निकलती है। हम कहते हैं कि 1000 में से 600 लोग ऐसे हैं यंग कैटेगरी वाले जो कि अपनी लाइफ पर, अपने एंजॉयमेंट पर, अपने लाइवलीहुड के स्टाइल्स पर, अपनी इंपॉर्टेंस पर खर्च करते हैं। 1000 में से अपने 600, 30% ऐसे हैं जो ये कहें कि नॉर्मल करते हैं, ज़्यादा नहीं, अपने ऊपर सिर्फ काम चलाओ। 150 ऐसे 30 से 40 वर्ष तक के, ठीक है ना। 40 to 50 पे कहें तो हम कह सकते हैं कि 200 है, और ये कहूं तो ये आपका है 250, तो देखें तो 800, इसको हम 400 लेते हैं, तो 4 और ये 2 600, 800, 800 और 200 1000, ठीक है। देखिए 1000 है, 1000 का मैंने लिया, तो मैं कह सकता हूं कि अपने ऊपर खर्च करने वाले लोग कितने हैं इसके ऊपर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मार्केट में एक इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूं। हुआ क्या, एक सर्वे करा लिया। सर्वे क्या कराया कि 1000 वर्कर्स हैं जो उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, तो कहीं बाहर तो गए नहीं, अपने एम्प्लॉयज का पता करना है, या मैं कहूं कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने काम कर रहे थे, उन सब के लिए मैंने एक स्केल बनाया और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में पूछ लिया। मान के चलिए कि ये पार्टिकुलर जगह सिटी है ए, इसमें 20 कंपनियां हैं, तो 20 कंपनीज के एम्प्लॉयज में पता कर रहा हूं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पर कितने लोग हैं, तो 20 से 30 साल के बीच में निकल के आता है कि 1000 में से 400, ठीक है ना। 30 to 40 में कितने हैं 1000 में से, सिर्फ 150। 40 to 50 में कितने हैं, सिर्फ 200, और 50 to 60 में कितने हैं, 250। तो क्या चीज़ निकल के आती है कि जो यंग बंदे होते हैं, जो नई नई जॉब में या नए नए बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जी रहे होते हैं, और जो 30 से 40 के बीच में हैं वो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके पास फैमिली का बोझ होता है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। क्या चीज़ ये, सिंप्लीफाई द मास बंच ऑफ डाटा। सैलरी हर कोई ले जा रहा था, 1000 वर्कर्स वर देयर, पर नो वन इज देयर दोज हू कैन से कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सी ऐसा खंड है, कौन सी ऐसी क्लास है जो अपने ऊपर खर्च करती है। तो निकल के कौन सा आता है कि 20 से 30 वर्ष के जितने कैंडिडेट होंगे, चाहे अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, यस दे विल डू अ इन्वेस्टमेंट ऑन हिमसेल्फ फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ लाइफ।
और बाकी जितने भी हैं सिर्फ काम चला रहे होते हैं। क्या हुआ है, एक बहुत बड़े डाटा को समझने योग्य बना दिया। एक बहुत बड़ा डाटा था 1000 लोगों का जो इन्वेस्ट कर मतलब अर्न करता था, मगर ये नहीं पता चल रहा था कौन अपने ऊपर खर्च कर पाता है। तो एक समझने लायक लॉजिकल एंड सिस्टमेटिकल जो अरेंज किया, तो ये क्या कहलाता है, सिंप्लीफाई द मास बंक ऑफ डाटा दैट विल गिव यू अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस सो वी कैन से यू विल कम ऑन दिस पॉइंट टू एनालाइज दिस, टू कम ऑन दिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड इट, टू कम ऑन दिस पॉइंट टू मेक अ कंक्लूजन ओवर योर माइंड। गॉट पॉइंट? नाउ द point number 2, let me rub this all. Point number 2, to indicate the points of similarity and dissimilarity clearly। देखिए जो आपका सेकंड पॉइंट है, टू इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी क्लियरली। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया आपको। मान के चलिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार किसी पार्टिकुलर जगह पर जो भी डेटा या ह्यूज बंच ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके आई है वो अनऑर्गेनाइज थी, मिक्सअप थी, तो उसको समझने योग्य बनाने के लिए हमने कहा टू सिंप्लीफाई द मास बंच ऑफ डाटा, वो सिंपल बना देती है। दूसरी चीज, जब सिंपल बना रही होती है तो आप ये देखिए किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो हम ये कहते हैं कि इस बार बाजी किसने मारी, the boys got the first chance to make a history or the history is there from the girls side। अब है क्या, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जितने भी बच्चों के रोल नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स पूरे क्लबिंग हैं। आप उसको कोई सिमिलरिटी और इनसिमिलरिटी के आधार पर नहीं, अब पूरा ह्यूज बंच ऑफ डाटा है। मगर जब आपने मास ऑफ डाटा को सिंप्लीफाई किया, क्लासीफाई किया, क्लासेस में डिवाइड किया, तो होगा क्या, आप बॉयज को एक तरफ देखते हो और गर्ल्स को एक तरफ देखते हो, और ये चीज निकल के आ जाती है कि हाँ साहब आपने क्या किया, सिमिलरिटी के बेसिस पर अलग अलग कर लिया, बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ, और जो डिसिमिलरिटी पार्ट था उसको अलग कर दिया। ये मैं कहूं डिसिमिलरिटी वाले पार्ट जो था उसमें से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैं डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। तो ये जो तरीका है जिससे कि आप डिसिमिलरिटीज को रिमूव करते हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर देते हो, डिफरेंट ह्यूज बंच ऑफ डाटा बना के तैयार कर देते हो, बड़े डाटा में से समानता के आधार पर छोटे छोटे ब्लॉक्स जो डिवाइड कर देते हो, बॉयज गर्ल्स का कर दिया। जैसे मैं कहूं एक कॉलेज के अंदर टीचर्स क्लासीफाई किए, भाई साहब क्या मैन जेंट्स कितनी है, मेल टीचर्स कितने हैं, फीमेल टीचर्स कितने हैं, भाई टीचर तो सभी कह दिया आपने। मगर कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टीचर्स आर देयर दोज हू बिलोंग टू द मेल कैटेगरी, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर दोज हू बिलोंग टू द फीमेल कैटेगरी, तो मैंने क्या किया, इस सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को फिर से डिवाइड कर दिया कि ये आपके मेल हैं, ये आपके फीमेल हैं टीचर्स में। यहां पर कह दिया मेल आपके 50 हैं, फीमेल आपकी 60 हैं, ठीक है ना। किया क्या कि मैंने जो भी डिसेबिलिटी थी, जो भी अनमैच्ड डाटा था, उसको मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग नोटिफिकेशंस पे, अलग अलग कैटेगराइजेशन पर डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया। दैट इज टू इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसेबिलिटी से क्लियरली साफ तौर पर अलग कर दिया। जो डाटा ये है जो अनसिमिलरिटी के बेसिस पर आया था उसको अलग अलग तरीके से आपका क्लासीफाई कर लिया है। इसी में देखिएगा, इसमें थर्ड पॉइंट है टू इनेबल कंपैरिजन। मैं इसको रब कर रहा हूं
टू इनेबल कंपैरिजन। देखिए थोड़ा सा, जब मैं कहूँगा आपसे टू इनेबल कंपैरिजन, देखिए फर्स्ट पॉइंट सेकंड से रिलेटेड था, सेकंड पॉइंट आपके थर्ड से रिलेटेड निकलेगा। टू इनेबल कंपैरिजन, टू इनेबल कंपैरिजन। देखिए जो मैंने फर्स्ट वाला भी आपको एग्जांपल दिया था, कोई आपसे पूछ ले कि इस बार कौन से यूनिवर्सिटी का कॉलेज सबसे अच्छा रिजल्ट लेके आया है, हमने क्या किया टू इनेबल कंपैरिजन, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कॉलेज हैं, ठीक है ना, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है, हम मान लेते हैं कोई एक्स यूनिवर्सिटी है। तो हमने कहा किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक्स यूनिवर्सिटी थी, तो इस एक्स यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं आपके एक शहर के अंदर 4 डिग्री कॉलेजेस हैं। मैं कहता हूं ए है, एक है आपका बी है, एक आपका सी है, एक आपका डी है। मैंने कहा कौन से कॉलेज का रिजल्ट अच्छा रहा, तो मैं कहता हूं ए कॉलेज था, उसके अंदर पहला डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर 4 कॉलेज एफिलेटेड है। तो मैं कहता हूं कितने बच्चे थे, तो हमने कह दिया कि आपकी एक्स यूनिवर्सिटी के अंदर 20,000 बच्चे हैं। अब ए कॉलेज के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स, बी कॉलेज के अंदर आपके बॉयज एंड गर्ल्स, सी कॉलेज के अंदर आपके बॉयज एंड गर्ल्स, डी कॉलेज के अंदर आपके बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने कहा कौन से कॉलेज का अच्छा रिजल्ट रहा आपकी एक्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी पार्टिकुलर शहर में, अच्छा किसका रिजल्ट रहा, किसका अच्छा रिजल्ट रहा है। तो हम कहते हैं कि यहां पर आपके बॉयज लेके आते हैं एक कॉलेज में 80%, गर्ल्स लेके आती हैं आपकी 82%। तीसरा है बी कॉलेज है, इसमें मैं कहता हूं बॉयज लेके आते हैं आपके 79% और गर्ल्स लेके आती हैं आपकी 84%। सी कॉलेज है, इसमें मैं कहता हूं बॉयज लेके आते हैं आपके 82% और गर्ल्स लेके आती हैं आपकी 85%। डी कॉलेज है, उसमें बॉयज लेके आते हैं हम कहते हैं 85% और गर्ल्स लेके आती हैं आपकी 95%। ये था, देखिए पहले हमने कहा सिंप्लीफाई द ह्यूज बंच ऑफ डाटा, मास बंच ऑफ डाटा को क्लासिफाई कर दिया। 20,000 बच्चे हैं, किनसे, इन 4 यूनिवर्सिटीज से हैं। तो मैंने क्या किया, 4 यूनिवर्सिटीज को अलग अलग डिवाइड कर लिया। फिर हमसे क्या कहा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। तो मैंने क्या किया सिमिलरिटी के आधार पर मैंने कि ए कॉलेज में कितने बच्चे हैं, तो आप कहते हैं कि साहब इसमें कम से कम 5,000 है, तो मैंने बॉयज कितनी है, गर्ल्स कितनी है, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी मैच कर दिया। तीसरा मैंने कहा टू इनेबल कंपैरिजन, जब आप अनमैच्ड डाटा को, डिससिमिलरिटी को रिमूव करके सिमिलरिटी के बेसिस पे बना लेते हो, तो आपका कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है। आप मालूम पड़ जाते हैं कि भाई ए कॉलेज में कितने गर्ल्स एंड बॉयज का परसेंटेज रहा रिजल्ट में, बी का क्या रहा, सी का क्या रहा, डी का क्या रहा। तो आप खुद बता सकते हैं सबसे बेस्ट किसका रहा, तो आप कहेंगे इस डी वाले कॉलेज का रिजल्ट सबसे बेटर रहा, जिसमें बॉयज 85% तक, गर्ल्स 95% तक रिजल्ट लेके आती हैं। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन करने से ही समझ में आ पाया, नहीं तो इतना आसान नहीं होता, नहीं तो उसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं हो पाता। एक पॉइंट और लेते हैं, देखिए इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ डेटा। एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 आई थिंक, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ डेटा। देखिए जब भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो आपके लिए तो बेनिफिशियल था ही। द पर्सन
those who are doing a research on this, those who want to remove that problem, those who want to give a best solution for this particular problem. तो उसने क्या किया, जो ह्यूज बंच ऑफ डाटा उसके पास आया था अनऑर्गेनाइज वे से, उसको ऑर्गेनाइज बनाया और ऑर्गेनाइज करने के बाद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। मगर यही जो ऑर्गेनाइज डाटा है, जो लॉजिकली एंड सिस्टमैटिक डिज़ाइन डाटा है, ये फ्यूचर के लिए भी यूज्ड होगा। उनके लिए कि भविष्य में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बनाया हुआ, उसको अरेंज किया हुआ डाटा अवेलेबल रहेगा। जैसे बुक्स हैं, बुक्स जो आप पढ़ रहे होते हैं, इन बुक्स के अंदर जो भी आपके ऑथर्स ने जो चीज़ डिफाइन की हुई है वो ऑलरेडी अरेंज डाटा है। क्यों? पहले लोगों के सामने समस्या ही किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, जब उस पर पार्टिकुलर स्टडी की गई, स्टडी के बाद उसका रिजल्ट फाइंड आउट हुआ और आज वो आपके सामने ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ होती है एज ए सेकेंडरी डाटा, आप इसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी यूटिलिटी जो है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट और ले लें इसमें, बेस फॉर टेबुलेशन। बेस फॉर टेबुलेशन, देखिए जो आप क्लासिफिकेशन करते हैं वो तो आपने सिमिलरिटी के आधार पर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक टाइटल दे दिया, मगर जो डाटा अरेंज होकर आता है, जो डाटा अरेंज होकर आता है, जैसे मैं बाजार गया और सामान खरीदने जा रहा हूं मैं घर से, तो घर से जाते समय मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई, क्रीम लेके आनी है, आपको साबुन लेके आने हैं, आपको सर्फ लेके आना है, आपको सब्जी लेके आनी है, आपको बच्चे के लिए ड्रेस लेके आनी है, आपको बिस्किट्स लेके आने हैं, आपको ये मोबाइल्स का सिम रिचार्ज करा के लाना है, मोबाइल का कवर लेके आना है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं ग्रोसरी को, कहीं ना कहीं मैं क्लोथ्स को, कहीं ना कहीं मैं कॉस्मेटिक्स को, कहीं ना कहीं मैं ज्वेलरी को या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को कैच कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैं बाजार में गया इतनी चीज़ों को, तो उन चीज़ों के सामने हुआ क्या, हवा तौड़ में हुआ क्या, कभी तो मैं सब्जी वाले की तरफ जाता हूँ, फिर मुझे मालूम पड़ता है और क्या बोला था भाई, मालूम पड़ा अरे अभी तो आपको उसका मोबाइल कवर लेना है, तो मोबाइल की दुकान पर जाते हैं। फिर कहाँ जा रहे हैं, अरे बच्चे की ड्रेस लेके आनी है, बच्चे की ड्रेस लेने जा रहे हैं, कहीं कपड़े की दुकान पे, कभी सब्जी मंडी के पास, कभी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, अलग अलग भागना पड़ रहा है। हुआ क्या कि आपने उस डेटा को पहले से ही लिस्ट में लिख लिया, लिस्ट में लिख लिया कि साहब कॉस्मेटिक आपने लिख लिया। मैं थोड़ा और मिटा दूँ उसे, जिससे कि आपको टेबुलेशन का आधार मालूम पड़े। देखिए ये 5th पॉइंट है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना। बेस ऑफ टेबुलेशन, कैसे है? मैंने कहा कॉस्मेटिक का क्या था, ठीक है ना। मैंने कहा वेजिटेबल्स में क्या था, मैंने कहा आपके क्या बोलेंगे उसे, कॉस्मेटिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था, ठीक है ना। मैंने कहा आपके ग्रोसरी में क्या था, अलग अलग लिस्ट बना ली। क्या मैं ये क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ? मुझे घर से जो सामान दिया जा रहा है मैं उसको लिख के नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक टाइटल दिया, एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया, एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया, एक स्पेसिफिक खंड बनाया, एक पार्टिकुलर सेक्शन बनाया, एक क्लस्टर बना दिया मैंने। अब कॉस्मेटिक्स में क्या कहा कि आपको फेयर एंड लवली की क्रीम लानी है, आपको सोप लेके आने हैं, वॉशिंग भी और आपके वॉशिंग वाले भी, आपको वॉशिंग पाउडर लेके आना है। क्या ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूं इस पार्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत, क्या ये आपके कॉलम में, क्या ये आपकी रो वाइज नहीं है? वेजिटेबल्स में मैं कहता हूं साहब आपको फूल गोभी लानी है, लेकिन आप कहते हो पोटैटो लेके आने हैं, आपको कॉलीफ्लावर लेके आनी है, आपको टमाटो लेके आने हैं, आपको ब्रिंजल लेके आने हैं, ठीक है ना। क्या ये चीज कॉलम वाइज जो है, क्या ये रो वाइज नहीं है? और कहां पर है? एक पार्टिकुलर सब टाइटल के अंतर्गत, एक पार्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत। आप कहते हो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कवर लाना है, मोबाइल कवर लेके आना है, ठीक है। सिम को एक नई सिम लेके आनी है, आपको उसका अडेप्टर लेके आना है। क्या ये चीज़ कॉलम में है तो रो में नहीं है?
कहने का पर्पस है कि जब आप घर से सामान खरीदने गए तो निश्चित तौर पर आपने एक लिस्ट बनाई। दैट मीन्स आपने लिस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आपने बनाई है कि क्या कॉस्मेटिक्स है, एक सेक्शन दिया आपने, क्या वेजिटेबल है दूसरी क्लास बनाई आपने, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है तीसरे आपने सेक्शन बनाया, ग्रुप बनाया, क्या ग्रोसरी है आपने एक अलग सेक्शन बनाया। दैट इज अ क्लासिफिकेशन दैट यू डिड इट फॉर टू गेट द इन्फॉर्मेशन करेक्टली। फिर इसके अंदर क्या चीज़ आने वाली है तो आपने ये चीज़ें बनाई थी तो आपने लिस्ट वाइज लिख लिया उनको इसके नीचे। इस कॉस्मेटिक्स के अंदर जो आपने रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पर जो इसकी डिटेल्स लिखी हैं यही आपका क्या कहलाता है, बेसिस फॉर टेबुलेशन। ये क्लासिफिकेशन नहीं होता तो ये अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा होता, पता ही नहीं चल रहा था। कभी सब्जी मंडी जा रहे हैं, कभी कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं, कभी कॉस्मेटिक की दुकान पर जा रहे हैं और यहाँ पर भर के ले भी आते हैं हम सामान को तो घर पर फिर से पटक रहे होते, आके रख दिया फिर वो निकाल रहे हैं। हाँ रे इसमें गोभी में आप उसे क्रीम को डाल रहा है, अरे इन सब्जी के अंदर पूरे सब कपड़े गंदा नए कपड़े लेके आए तो वो भी सीमा पर रख दिए। सब ऑर्गेनाइज था, सब उल्टा सीधा था। मगर फिर क्या हुआ, सब्जी एक तरफ छाट दी, कपड़े एक तरफ निकाल दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक तरफ निकाल दिए। तो ये तरीका है वो क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें आई थी वो एक तरफ लिख ली तो एक कॉलम्स में रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करने का तरीका आपका निश्चित तौर पर बेस ऑफ टेबुलेशन कहलाता है। इफ क्लासिफिकेशन इज नॉट देयर, अगर एक क्लासिफिकेशन नहीं होता तो निश्चित तौर पर टेबुलेशन नहीं बनती है, रोज एंड कॉलम बन के तैयार नहीं होती। अगर एक क्लासिफिकेशन नहीं होता तो रोज एंड कॉलम में बन के तैयार नहीं होता। अगर एक क्लासिफिकेशन नहीं होता तो रोज एंड कॉलम्स में बन के तैयार नहीं होता। सो द बेस ऑफ टेबुलेशन। अगर एक टेबुलेशन नहीं होता तो आगे की एनालिसिस नहीं होती, आगे का रिजल्ट नहीं निकलता, इसमें स्टैटिस्टिकल अप्रोच लागू हो सकती है। दैट मीन्स टेबुलेशन इज ऑल्सो अ बेस फॉर बिजनेस एनालिसिस फॉर द स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूटिलाइजेशन। केस पे आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच इसको यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक द पोर्शन ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन ओवर and in our fourth lecture we will cover the tabulation also. So dear students, प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन बच्चों के लिए भी फॉरवर्ड करिएगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो अच्छे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोज हु आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन गेटिंग हायर एजुकेशन due to some lack of money, then definitely this will be more and more useful. So thank you to all of you.